नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, गांधी जी और लोकनायक जयप्रकाश जी की जो धरोहर रही है वहां पर ध्वस्त कर दिया गया केंद्र सरकार और योगी सरकार ने मिलकर। तो इस ध्वस्तीकरण के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला हुआ है दिल्ली राजघाट से लेकर। और उस अभियान में विशेष रूप से समाज सेवी का जो नर्मदा आंदोलन से जुड़ी रही हैं मेधा पाटकर जी, वो इसमें जो इस समय अभियान चल रहा है मुख्य रूप से शामिल हैं इस अभियान में। तो मेधा पाटकर जी से आज के देश के हालात और ये जो अभियान इन लोगों का चल रहा है इस बारे में बात करेंगे। मेधा पाटकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। धन्यवाद धन्यवाद। जी, मेरा पहला ही प्रश्न है कि आप लोग जो अभियान चला रहे हैं इसमें निश्चित रूप से मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोगों से डॉक्टर सुनील है, आप हैं, अनु श्रीवास्तव है, और भी लोग हैं इसमें, अभी प्रशांत भूषण जी थे। तो आप लोग तो इस अभियान को चला रहे हैं, जैसे गांधी जी है, लोकनायक जयप्रकाश जी हैं, और एक विचार केंद्र रहा है वाराणसी का ये, इसमें जो ध्वस्तीकरण हुआ है। तो जो राजनीतिक दल है, विशेष रूप से विपक्षी पार्टियां जो इस समय लोकसभा चुनाव भी जल्दी जो है आने होने जा रहे हैं, तो ये लोग इस मामले में सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा अभियान के बारे में और विपक्ष की जो इस समय इस रवैये के बारे में थोड़ा मेधा पाटकर जी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जो पिछले महीने 12 तारीख को जो ध्वस्त कर दिए सभी इमारतों को, वो बिल्कुल ही एक फ्रॉड है। लोकल कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, इनके याचिका भेजी और वहां निर्णय लेने के लिए कहा, पर वो न होते हुए इन्होंने सीधे बुलडोजर से वो ध्वस्त कर दिए। जबकि 10 तारीख को योगेंद्र यादव, राकेश टिकाईत, तमाम सर्वोदयी, अनेक सामाजिक कार्यकर्ता महाराष्ट्र से केरल तक के, हम सब लोग हाजिर थे और हजारों की सभा भर बारिश में हुई थी और बड़ा विरोध दर्ज किया गया। ध्वस्त करने के बाद वहां के वाराणसी के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से वाराणसी के गली गली में पदयात्रा निकाली, जो आज भी जारी है। और ये जो राजघाट से राजघाट तक की यात्रा निकाली, उसमें प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने नेतृत्व किया, संदीप पांडे जी ने किया, और उनके साथ उत्तराखंड के, महाराष्ट्र के अलग अलग हमारे साथी भी जुड़े रहे। तो ये यात्रा में आज लखनऊ में मैं जुड़ गई। तो ये यात्रा जो है वो राजघाट से राजघाट तक इस बात को, गांधी की विरासत को ध्वस्त करने की साजिश मानकर जनता में जागृति लाने की यात्रा है। ये बहुत महत्व का है, क्योंकि आज तो देश की परिस्थिति ऐसी है कि गांधी जी के सत्य, अहिंसा, स्वराज, सत्याग्रह जैसे हर मूल्य और हर रणनीति को की आज जरूरत है। रोजगार मूलक अर्थव्यवस्था गांधी जी ने ही इस देश को बताई, उसकी जरूरत है। विकेंद्रित अर्थव्यवस्था ही नहीं, राजनीति भी, और एक एक गांव को ग्राम स्वराज्य के तहत अधिकार भी गांधी जी ने ही एक प्रकार से दिलवाया। संविधान में बहुत सारी गांधी जी के मूल्य और सिद्धांतों को प्रतिबिंबित किया बाबा साहब और पूरी समिति ने। लेकिन यहाँ इन्होंने जो फ्रॉड किया है, वो जमीन लाल बहादुर शास्त्री जी ने रेलवे मंत्री होते हुए इनको बिक्री की थी। अर्थात उस समय का दाम कम था, लेकिन इसलिए क्योंकि उस समय आचार्य कृपलानी जी से लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तक सभी लोगों की एक सोच थी कि ये गांधी जी की, जेपी की जो विरासत है, उसकी जो विद्या है, विचारधारा है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए केंद्र की जरूरत है। तो उस जमीन को रेलवे की जमीन बताते हुए आज उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर ये जो साजिश चलाई है, वो बहुत ही धिक्कारजनक है। और अर्थात ये भी बात है कि उसके सामने की वक्फ बोर्ड की जमीन पर एक बस्ती थी गरीब, वो भी उन्होंने हटाई है। और आजू बाजू में कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है, कांग्रेस पार्टी का भवन है। ये पूरा गंगा के किनारे का क्षेत्र मोदी जी चाहते हैं कि वहां भी एक स्मार्ट सिटी जैसा एक बड़ा प्रोजेक्ट लाए, जिसमें रेलवे भी वर्ल्ड क्लास होगी और कोई होटल मॉल्स आएंगे, बंदरगाह एक वर्ल्ड क्लास बनेगा,
हो सकता है बहुत सारी चीजें अडानी को ही दी जाएगी, जो होता आया है देश में, लेकिन इसका पर्यावरणीय असर, सामाजिक असर कहाँ है? अध्ययन कहाँ है? अभ्यास कहाँ है? पारदर्शिता और जवाबदेहिता। तो विकास के नाम पर वो पूरा क्षेत्र कब्जे में लेने के लिए सर्व सेवा संघ का इतना पुराना ये परिसर इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। और इसके विरोध में, और साथ साथ गांधी की विरासत बचाना है, जेपी की विरासत बचाना है। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, अंधेरे में तीन प्रकाश, ये तो सभी समाजवादियों की सोच और नारा नहीं, संकल्प रहा है। तो इसके लिए ये यात्रा चली है। आज लखनऊ में पूरी पैदल यात्रा चली और जगह जगह पर पर्चे बांटते हुए, बात रखते हुए हम लोग अभी लौटे हैं। कल इलाहाबाद में होगी, आजमगढ़ में होगी और परसों वाराणसी में होगी जनसभाएं। मेधा जी, इसमें जो है विशेष रूप से ये देखा जा रहा है, जैसे सर्व सेवा संघ जो है वो एक विचार केंद्र जो है माना गया है। और लोकनायक जयप्रकाश जी रहे हो, गांधी जी रहे हो, तो आप लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं सारे लोग उसमें से। तो जो विपक्ष में राजनीतिक दल है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो और दूसरे दलों, तो वो भी समाजवाद की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं। और निश्चित रूप से इस समय मोदी सरकार ने जो है वो गांधी जी के विचार खत्म करने का एक जो है अभियान चलाया हुआ है। गांधी जी के विचारों के सामने गोडसे के विचारों को जो है सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव आने जा रहा है बहुत करीब में, तो ये जो विपक्ष की दल हैं, मैं देख रहा हूँ कि लगातार संघर्ष चल रहा है और बड़ी एक चुनावी मुद्दा भी ये बन सकता है। तो विपक्ष के विपक्षी दलों नेता, की इसमें जो इस समय जो उदासीनता देखी जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर काफी कमेंट्स दिए हैं, इस चीज का धिक्कार किया है। आज भी लखनऊ में उद्घाटन के समय कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता भी हाजिर थी, जिनको आज उत्तर प्रदेश का भार सौंपा है कांग्रेस पार्टी ने। वो अजय रॉय जी भी हाजिर थे और शुरुआत वहीं से हुई जहां कौल जी का, शीला कौल जी के घर के सामने एक बरगद का पेड़ गांधी जी ने लगाया था। और अंत भी ऐसी जगह पे हुआ जहां मुस्लिम परिवार के घर में गांधी जी रहते थे और उनकी एक बहुत सारी विरासत वहाँ एक प्रकार से उपलब्ध है। पूरा इतिहास हमको बताया गया। लेकिन ये है कि आज विपक्ष ने इंडिया अलायंस की जो प्रक्रिया चलाई है, उसमें एक प्रकार से अपना जो कॉमन मिनिमम या मैक्सिमम एजेंडा बनाना है, वो नहीं बनाया है। मेरे ख्याल से वो उसी में पहले लगे हुए हैं। तो ये एक एक जगह की घटना में वो कायम हाजिर रहना शायद उनके लिए संभव नहीं हो रहा है। पर हमने जाना है कि अखिलेश यादव जी ने भी इस चीज का धिक्कार किया है। वहाँ जो कार्यक्रम हुआ था उसमें योगेंद्र यादव जी तो आए ही थे। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इसका धिक्कार नहीं किया है। विपक्षी दल एक मर्यादा में हर घटना का विरोध करते हैं, जन आंदोलन के लोग सीधे रास्ते पर उतर आते हैं। तो मेधा जी, आपकी तो जिंदगी जो है वो आंदोलनों में गुजरने जा रही है और देश में समाजवादी आंदोलन जो है लगातार बदलाव की है। चाहे इमरजेंसी का मामला आपने देखा होगा कि 1.5 साल तक लोग जो जेल में रहे और बड़ी कुर्बानियां समाजवादियों को देनी पड़ी। तो इस समय जो 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, निश्चित रूप से जो इसमें भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम को लेकर जो खेल खेल रही है, नई पीढ़ी के लिए बड़ा खतरा है। तो इस समय ये देखा जा रहा है कि विपक्षी जो दल हैं, मेरा भी अपना मानना है कि एकजुट होकर देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी रैली नहीं कर पा रहे हैं, एक जनता में एक बड़ा संदेश नहीं दे पा रहे हैं। तो बदलाव की बात जो की जा रही है, चाहे वो इस समय इंडिया गठबंधन, निश्चित रूप से सारे दल मिलकर एक एक गठबंधन बनाया है। तो आप जो है इससे जो बदलाव की जो दौर चल रहा है ये, तो और विपक्षी दलों का जो एकजुट होकर एक बड़ा आंदोलन ना करना या रैली ना करना, तो आप किस रूप में देख रही हैं इसे इस समय देश में? देखिए, दलीय राजनीति और संसद बाह्य राजनीति, संसदीय और संसद बाह्य, इसमें फर्क तो होता ही है। दलीय राजनीति के लोग चुनाव आते ही अपने अपने कार्य क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में भिड़ जाते हैं। उनके ऊपर बहुत बोझ होता है, उनके प्रकार से
जो प्रचार प्रसार होता है उसका। हम लोग जन आंदोलनों के साथी जो चुनावी राजनीति में सीधे सीधे नहीं उतरते हैं, वो उसको अस्पृश्य तो नहीं मानते हैं, लेकिन अछूत नहीं मानते हैं, लेकिन उस पर नजर रखते हैं। और चुनावी राजनीति में हमारा आग्रह यही होता है कि वो आइडियोलॉजी पर, सिद्धांत पर और कार्यक्रम पर जीती जाए, लड़ी जाए। तो आज ये जो अलायंसेस की प्रोसेसेस चल रही है, उसमें ये कार्यक्रम अभी तक बाहर नहीं आया है। हम अपेक्षा करते हैं कि केवल घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र, जैसे पिछली बार कांग्रेस ने संकल्प पत्र नाम दिया था, उस प्रकार का जाहिर होना जरूरी है। हम जन आंदोलनों के साथियों ने उनको हमारा संकल्प पत्र पहुंचा दिया है, जो हमारी नफरत छोड़ो संविधान बचाओ अभियान के अंतिम दिन पर तमाम राजकीय पार्टियों पर, जो सेक्युलर है, जो संविधान को मानते हैं, उनके सामने रखा था और उनके प्रमुख लोगों ने उस पर हस्ताक्षर भी किया हुआ है। तो उनकी ये प्रक्रिया तो चल रही है उनकी तरफ से, हमारी प्रक्रिया हमारी तरफ से। मैं इतना ही कहूंगी कि केवल चुनाव हम लोग नहीं देखते हैं, हम चुनौतियों को जानते हैं और देखते हैं। तो ये फर्क तो रहेगा, पर हमारे ऐलान है कि राजनीतिक दलों ने जो गांधी जी को मानते हैं, उनकी विरासत को मानते हैं, उन्होंने इस सर्व सेवा संघ के साथ जो गंभीर अन्याय और अत्याचार हुआ है, उस पर सशक्त भूमिका लेना जरूरी है। हम मानते हैं कि कहीं तीस्ता में सिक्किम का डैम टूटकर हाहाकार हुआ है, नर्मदा घाटी में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि डूब के बाहर की हजारों एकड़ जमीन डूब में आई है, हजारों घर ध्वस्त हुए हैं। तो जहां जहां अन्याय अत्याचार हुए हैं, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में 38 घंटों में 48 मृत्यु हुए हैं, जैसे पहले गोरखपुर में हकीकत हुई थी बच्चों के मृत्यु की। तो ये तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी भूमिका लेना, स्पष्ट करना और आवाज उठाना जरूरी है, ये बात तो हम मानते हैं। आज अगर दलीय राजनीति सामाजिक मुद्दों पर, मणिपुर का हो या अन्य जल जंगल जमीन छीनने के लिए कानून बदलने का मुद्दा हो, इस पर भूमिका नहीं लेगी तो कब लेगी? मेधा जी, आज की तारीख में जो है विपक्षी दलों को टारगेट किया जा रहा है, जो इनकम टैक्स के छापे हों, सीबीआई के छापे हों, ईडी के छापे हों, और विशेष रूप से जो आम आदमी पार्टी है दिल्ली में, जो सरकार है, पंजाब में भी है। तो ये माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी साहब आंदोलन से निकली है, एक स्वच्छ छवि लेकर चल रही है, और अरविंद केजरीवाल अपनों कट्टर ईमानदार बोलते हुए हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, अभी हाल में संजय सिंह मुखर थे केंद्र सरकार पर, तो संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप भी अन्ना आंदोलन से जुड़ी रही और बखूबी जानती हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को, अरविंद केजरीवाल को। तो ये जो इस समय ईडी की जो छापेमारी चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है साहब अरविंद केजरीवाल के भी जो है सीबीआई जांच चल रही है, तो किस रूप में देख रही हैं आप इसे छापेमारी को? और अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी एक राजनीति में सुधार लेने आई थी, जो है एक राजनीति जो है बदलने आई थी, तो आप किस रूप में देख रही हैं इस समय? मैं तो जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच न होते हुए कुछ कह नहीं सकती हूँ। और जांच होने के विरोध में आम आदमी पार्टी क्या, बाकी तमाम पार्टियों के, कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के हो, सभी को जो घेरा गया है, वो लोग भी उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सब कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक दलों के प्रमुख हो, कि भाई करो जांच, हम सहयोग देने के लिए तैयार है। हमने भी हमारे ऊपर के आरोपों को ऐसा ही जवाब दिया, ऐसा ही सहयोग दिया। लेकिन जिस प्रकार से ये घेर रहे हैं, तमाम विरोधी दलों के ही नहीं, मीडिया के लोगों को भी, उससे ये साफ है कि ये अभिव्यक्ति का अधिकार नकार रहे हैं, वो जनतांत्रिक अधिकार नकार रहे हैं और संसद को शून्य कर रहे हैं। और इसीलिए संजय सिंह जैसे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना, जिनके खिलाफ तो मेरी भी क्रिमिनल केस लगी हुई है, क्योंकि मुझ पर जो साबरमती आश्रम में हमला हुआ था उसमें वो भी शामिल थे। इसका पूरा वीडियो प्रूफ है, सब कुछ है। पर ऐसे लोगों पर, संजय सिंह जी, उनके अलग मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, वो प्रूफ के साथ बोलते थे, तो अर्थात उनको एक लक्ष्य बनाया गया है। और ये दिल्ली के अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी बदनाम हो जाए, ये चाहते होंगे।
अर्थात मुझे भी वो आरोपी बना रहे थे आम आदमी पार्टी के साथ, जब गुजरात का चुनाव था, और झूठ 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 बयान दे रहे थे कि आम आदमी पार्टी मुझे मुख्यमंत्री गुजरात में बनाने वाली है, इसलिए गुजरात उनको वोट न दे, क्योंकि मैं भी गुजरात विरोधी हूँ तो आम आदमी पार्टी भी विकास विरोधी है। ये सब कुछ की पोल खोल अभी हो चुकी है। नर्मदा में जो हाहाकार हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के 150 से अधिक गांव और गुजरात के भरूच और अंकलेश्वर जैसे शहर भी बर्बाद हुए हैं। तो ये सब क्यों हुआ है? इनका सरदार सरोवर प्रोजेक्ट एक प्रकार से असफल साबित हुआ है, 90,000 करोड़ रुपए खर्च करके, और जो लोगों को भुगतना पड़ रहा है वो उनकी ही शासकीय गलती है, जिस पर स्वतंत्र इंटरव्यू में आपको दे सकती हूँ। तो ये निश्चित है कि इन्होंने जो लोग मोदी जी की पॉलिसी हो, निर्णय हो, कानून बदलने की प्रक्रिया हो, एक प्रकार से झूठ आश्वासन हो, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं, जो उनका अधिकार है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उनका तो अधिकार है, पर उनको ये लक्ष्य बनाते हैं और जेल में डालते हैं। तो अर्थात शेरों को ही जेल में जाना डाला जाता है, बिल्लियों को नहीं। तो ये बात तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ भी इन्होंने पिछले कुछ सालों से भीमा कोरेगांव के नाम पर चलाई है। फादर स्टैन सैमी जैसे के मृत्यु की जिम्मेदारी सरकार की ही है। आज ये होते हुए हम इतना ही कहेंगे कि आज जनतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, और ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों का आज तक जो गैर वापर इतना नहीं हुआ, उतना गैर वापर, गैर उपयोग इनसे जो किया जा रहा है वो हम कभी भी मंजूर नहीं कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने इंक्वायरी चालू की है तो उसके लिए भी हैरेसमेंट करना ये तो गलत है, और उसकी इंक्वायरी पूरी करके उनको जो भी आरोप पत्र लगाने हैं तो भी जेल में महीनों और सालों तक पटक के रखना ये तो बिल्कुल ही भर्त्सनाजनक है। और इसके लिए जिनको जिनको इन्होंने जेल में डाला है, और काफी समय तक सत्येंद्र जैन जी जैसे जिन्होंने स्वास्थ्य का काम आम आदमी पार्टी से बहुत किया था, और मनीष सिसोदिया जिन्होंने शिक्षा का कार्य किया था, इन सब लोगों से वो चाहते हैं कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं हो और कोई भी बदनामी सत्ताधीशों की केंद्र के नहीं हो, और कोई कारण नहीं दिख रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल खड़े किए हैं मनीष सिसोदिया के केस में वो अहम है। हमारा तो ऐलान है सुप्रीम कोर्ट को कि ऐसे सभी लोगों को जमानत तो तत्काल मंजूर करनी चाहिए, और केस में भी जो पुरावा सबूत वो मांग रहे हैं उस पर अड़े रहना चाहिए, क्योंकि आजकल पार्टी को जो इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जो पैसा दिया जाता है उसका भी कोई जानकारी जनता को नहीं है। आरटीआई सूचना अधिकार का कानून लागू नहीं है। तो ये सब जो हो रहा है, कॉर्पोरेट से चंदा लेना और उसके आधार पर दो बजट के बीच में भी और दो चुनाव के बीच में भी कॉर्पोरेट्स के पक्ष में कानून बदलना, इस सब की जांच भी होनी चाहिए, न केवल किसी एक राजनेता की। ये हमारा साफ कहना है। मेधा जी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अक्सर अर्बन नक्सली के बारे में बहुत बोलते हैं कि साहब विपक्ष तो अर्बन नक्सली को बढ़ावा देते हैं और मेरे खिलाफ तो अर्बन नक्सली खड़े हैं। तो मेरी समझ में भी अर्बन नक्सली नहीं आता है, आम आदमी की समझ में तो क्या आता होगा उसमें से। तो थोड़ा अर्बन नक्सली किन्हीं लोगों को ये लोग बोलते हैं, क्या है? नक्सलवादी कभी शहरी थे ही नहीं, तो ये संकल्पना ही बिल्कुल ही मतलब बाहर फेंक देने जैसी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये कुछ भी कभी आंदोलन जीवी कहते हैं तो हम स्वीकार करते हैं कि आंदोलन हमारे जीवन का हिस्सा है, इसलिए हम आंदोलन जीवी है, लेकिन अर्बन नक्सली का आरोप तो हास्यास्पद है। मेधा जी, अंत में ये प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे कि देश में इस समय बदलाव की बड़ी जरूरत है, तो बदलाव होगा कैसे? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, केवल दलीय राजनीति से तो बदलाव नहीं आ सकता है। दलीय राजनीति में आज जाति धर्म सबकी घुसपैठ है, और ईवीएम भी क्या खेल खेलता है इसके बारे में बहुत लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना डेमोन्स्ट्रेशन भी है। मुझे एक चुनाव आयोग के अधिकारी ने भी घर आकर बताया था कि ये बहुत बड़ा खेल है, पर हम लोग नहीं सवाल को उठा पाए। राजनीतिक दलों ने कुछ उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया, पर उसका भी पूरा पालन वीवीपैट हर चुनाव क्षेत्र में देने तक नहीं हुआ है।
तो चुनावी राजनीति तो एक संख्या का भी खेल बन गया है, जाति आधारित भी, धर्म आधारित भी। हम लोग इतना ही कहेंगे कि दलीय राजनीति अपनी जगह पर है, पर जो संसद बाह्य जन आंदोलनों की राजनीति है उसका अवकाश बचाना भी एक बहुत बड़ी बात है। जो डरेंगे नहीं, जो डराएंगे नहीं, जो आगे बढ़ते जाएंगे और जो विचारधारा के आधार पर ही जनतंत्र चलाना चाहते हैं और संविधान के मूल्यों की चौखट में ही कानून बनना या बदलना चाहते हैं, और जनता का जो सहभाग है, जनता का जो अधिकार है, ग्राम सभाओं का, शहरों में वार्ड सभाओं का, इसको बहुत अहम जनतंत्र का बुनियादी हिस्सा मानते हैं। तो गांधी जी को याद करना, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना, महात्मा फुले जी जिन्होंने शेठ जी और भज्जी के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया था, उनको याद करना, यही हमारा कर्तव्य है। और इसीलिए गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जैसे समाजवादियों ने जो गैर बराबरी का विरोध किया था, आज उस सब की जरूरत है। लेकिन आज के केंद्र के सत्ताधीशों की तरफ से तो सर्वधर्म समभाव को और धर्मनिरपेक्षता को नकारते हुए समाजवाद और सेक्युलरिज्म, ये दो शब्द संविधान की प्रस्तावना से भी हटाने के लिए जो याचिका दाखिल की है, वो तो धक्कादायक है। ये तो कभी नहीं हो सकता है। तो नर्मदा में भी इन्होंने सभी कानूनों का, कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन किया है, हम देखते हैं। पर संविधान को कुचलने की बात तो संविधान की ही नहीं, जनता की, जनतंत्र की और देश की अवमानना है, ये हम मानते हैं। चरण सिंह जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद, जिंदाबाद।